नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नोएडा में सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने किया मतदान, जनता से की वोट की अपील, विपक्ष पर किया वार। दिल्ली सरकार ने शुरू किया पहला प्राइवेट ईवी चार्जिंग स्टेशन, मुनीरका में इंस्टॉल किया गया है स्टेशन, सरकार दे रही है 6,000 रुपए तक की सब्सिडी। एम्स दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना के कारण रही बेहाल, सालाना रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया राजधानी में होने वाले मौसम परिवर्तन का कारण, भविष्यवाणी भी की। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लोनी इलाके से 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में वीरवार को पहले चरण का मतदान हुआ। इसमें से कुछ सीटें दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी आती हैं। नोएडा में सांसद महेश शर्मा ने मतदान किया और साथ ही पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का संग्राम शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों से चुनावों का आगाज हुआ। दिल्ली एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत कई इलाके चुनावी रंग में रंगे नजर आए। दिल्ली से सटे नोएडा में लोगों में वोटिंग के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। लोग भारी संख्या में पोलिंग स्टेशन पहुंच और अपने मतदान का इस्तेमाल किया। वहीं नोएडा से सांसद महेश शर्मा समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले। सांसद महेश शर्मा वोट डालने के लिए नोएडा के सेक्टर 15A स्थित पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। वोट डालने के बाद स्याही से रंगी उंगली दिखाई और फिर विक्ट्री साइन दिखाकर जीत की हुंकार भरी। इस दौरान जहां उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की, वहीं विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जितने विकास के कार्य, जितनी कानून व्यवस्था, हमारे 2 मुद्दे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक नगर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, ये सभी हिस्सा 2.5 घंटे में यहाँ से मेरठ जाया जाता था, 45 मिनट में हम मेरठ जाते हैं। देहरादून से लेकर, हरिद्वार से लेकर, मेरठ से लेकर, आगरा से लेकर, दिल्ली से लेकर, बिना एक भी रेड लाइट के आप अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का एयरपोर्ट बना है। यहाँ पर सड़कों का जाल यहाँ पर बना है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या चाहिए? विकास चाहिए और कानून व्यवस्था। मैं यहाँ 39 वर्षों से इस नोएडा शहर में रह रहा हूँ। यहाँ पर उद्योगपति शाम को 6 बजे अपनी फैक्ट्रियों को मैनेजरों के भरोसे छोड़कर चले जाते थे। अगर रात को कोई दंगा करते थे तो वापस नहीं आते थे। आज गुंडे, बदमाश, माफिया बराबर की खाली पड़ी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते थे। पिछले 2017 से पहले का, अगर 15 से पहले का इतिहास आप देखें, एक भी नई फैक्ट्री नहीं आई है। अब यहाँ वीवो भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, ओप्पो भी है। देश का सबसे बड़ा टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर है। आज अगर वास्तव में एक विश्वास जागा है देश की और प्रदेश की और खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में, तो वो कानून की व्यवस्था का। आज कहाँ है सोतीगंज, कहाँ है फिरौतीगंज? ये फिरौतीगंज की दुनिया होती थी इस गौतम बुद्ध नगर में, फैक्ट्री वालों से महीने बंधे हुए थे यहाँ के। आज वो जो परिवर्तन आया है, सोतीगंज और फिरौतीगंज की दुकानें अब बंद हो चुकी है। 50 वर्षों से कहीं ना कहीं शासन के संरक्षण में भी वो सोतीगंज की दुकानें चलती थी। उन पर अगर किसी ने हथौड़ा चलाया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है। इस दौरान सांसद महेश शर्मा के साथ नोएडा के मौजूदा विधायक और बीजेपी नेता पंकज सिंह भी मतदान केंद्र पहुंचे और वोटिंग की, जिसके बाद वो जहां विपक्ष पर जमकर बरसे, वहीं लोगों से वोट डालने की अपील की ताकि लोग बीजेपी को जिताकर दोबारा सत्ता तक पहुंचाएं। मैं अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। और वैसे भी राष्ट्र हमारे राम भक्तों में और
राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वालों में कहीं पर भी कोई टक्कर नहीं है। तो और वह जिन्ना के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नोएडा की जनता से अपील करता हूं कि वो बाहर निकलें, वोट करें, और बस ये जरूर मैं कहता हूं। और भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा बनाने के लिए भाजपा के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उसको स्थापित करने के लिए वोट करें, यही अपील करता हूं। वहीं नोएडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी ने सेक्टर 19 स्थित बूथ पर अपने परिवार के साथ वोट किया। साथ ही लोगों से अपील करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। यूपी की सत्ता के लिए जारी इस महासंग्राम में लोग बढ़ चढ़ कर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर नोएडा के सेक्टर 11 के पोलिंग बूथ पर एक शख्स सीएम योगी की वेशभूषा और स्टाइल में वोट करने पहुंचा, जिसे देखकर कई लोग उन्हें सीएम योगी बुलाते नजर आए। व्यक्ति का नाम राजू कोहली है, जो योगी आदित्यनाथ की तरह वोट डालने आया और सेक्टर 11 के पोलिंग स्टेशन पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। नोएडा से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में राजधानी के विभिन्न हिस्सों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। राजधानी का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मुनिरका में स्थापित किया गया है, आप भी देखिए। दिल्ली में पहला प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू कर दिया गया है। राजधानी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को गली मोहल्लों तक ले जाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में सिंगल विंडो फैसिलिटी शुरू की थी। इसी फैसिलिटी के माध्यम से ये चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने पहला प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके में इंस्टॉल किया है। ये स्टेशन वहां स्थित डीडीए फ्लैट्स में लगाया गया। इस तरह का दूसरा प्राइवेट ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकार ने पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में लगाया है। दिल्ली सरकार ने नवंबर में घर, दुकान, मॉल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कॉलेज वगैरह में हर जगह ईवी चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। ये सब्सिडी शुरुआती 30,000 चार्जिंग पॉइंट के लिए दी जानी है। इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है और सरकार ने इसकी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है, जिससे ग्राहक फोन या गूगल फॉर्म की तरह महज एक फॉर्म भरकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक ईवी की शुरुआती लागत आम आदमी को 2,500 रुपए पड़ेगी। आपको बता दें कि ईवी चार्जर लगवाने पर बिजली का बिल कितना आएगा। ईवी चार्जर के लिए 4 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली का रेट फिक्स किया गया है। ऐसे में अगर आप 100 यूनिट बिजली का इस्तेमाल ईवी चार्जर के लिए करते हैं तो आपका बिल 450 रुपए बनेगा। लेकिन इस राशि पर आपको टैक्स, सर्विस चार्ज, फी इत्यादि पेमेंट भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों का काम धाम पूरी तरह से बदहाल रहा। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है कि एम्स में एक साल के दौरान जो सामान्य मरीजों की सेवा होती है या स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, वह ठीक ढंग से नहीं हो पाई। वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कोरोना महामारी ने देश के सबसे बड़े एम्स दिल्ली यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में इलाज की सुविधाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया। कोरोना काल की वजह से एम्स की इलाज व्यवस्था इस कदर प्रभावित हुई कि न केवल ओपीडी बल्कि एडमिशन, सर्जरी में भी भारी कमी दर्ज हुई है। एम्स की सालाना रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें एम्स दिल्ली को कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा सामने आया है। कोविड-19 की वजह से एम्स में मरीजों की मौत 1.5 गुना तक बढ़ गई, यानी डेथ रेट 1.7% से बढ़कर 3% तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। जबकि 28 लाख से ज्यादा ओपीडी में मरीज कम हो गए हैं। 1,27,000 एडमिशन कम हुए हैं और 1,28,000 से ज्यादा सर्जरी कम हुई है। संक्रमण दर में 3.3% तक की बढ़ोतरी हो गई है और ये 8.9% तक पहुंच गई है। एम्स के कार्डियक, थोरासिस और न्यूरोसाइंस सेंटर में डेथ रेट 6.9% दर्ज हुआ है। साल 2019-20 में डेथ रेट 2.6% था। इसी प्रकार ट्रॉमा सेंटर में डेथ रेट 5% से बढ़कर 9% हो गया है। एम्स में हर साल ओपीडी में मरीजों के इलाज का नया रिकॉर्ड बनता था। साल 2019-20 में एम्स की ओपीडी में
44,14,490 मरीजों को इलाज मिला था, जो आंकड़ा इस बार कम होकर सिर्फ 15,42,854 रह गया। 2019-20 में एम्स में 2,01,144 सर्जरी की गई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा कम होकर सिर्फ 72,737 दर्ज हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की वजह से अस्पताल बंद रहने के कारण सर्जरी की संख्या कम रही। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एम्स में सर्जरी के लिए पहले से 2-3 साल तक की वेटिंग है। ऐसे में 1.25 लाख से अधिक सर्जरी नहीं होने की वजह से ये पेंडिंग और बढ़ गई है। इसका असर ये हुआ कि इस बार एडमिशन भी कम हुए। 2019-20 में 2,68,144 एडमिशन हुए थे, जो इस बार 1,40,962 ही रह गए हैं। रिपोर्ट से साफ है कि कोरोना काल में दिल्ली एम्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और यहाँ की सेवाएं बेहाल रहीं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। कभी यहाँ सर्दी होती है तो कभी बरसात, तो कभी तेज धूप निकल आती है। आखिर राजधानी के मौसम में यह परिवर्तन क्यों होते हैं? वरिष्ठ वैज्ञानिक ने इसका कारण बताया। साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। फरवरी में लगातार बारिश हो रही है और इसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक R.K. जनमनी जी हैं। जनमनी साहब, लगातार फरवरी में बारिश देखने को मिल रही है। पहला जो स्पेल था 3 फरवरी से 5 फरवरी, वो WD थोड़ा एक्टिव था। उसके बाद अभी ये जो WD आया कल रात को जो हुआ, बस गया। ये कि मतलब 2-3 घंटा वेदर रहा, तो इतना नहीं है रेन जो जनवरी में था। ठीक है, तो अभी आगे भी यही है कि तापमान जो है ज़्यादा ठंड नहीं होगा, क्योंकि अभी विंटर जो है अभी सुधर रहा है बहुत, और पूरा नॉर्मल चल रहा है जैसे बसंत ऋतु में होता है। आप देखेंगे तो आप नहीं देख रहे हैं लोग को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे कोई वेदर नहीं है, ना ज़्यादा ठंड है और दिन में भी सूरज निकलेगा। वो जनवरी जो तंग वाला वेदर था, लंबा टाइम जो है स्काई ओवरकास्ट क्लाउडी, और बहुत लंबा दिन 10 से 25 जनवरी ऑलमोस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा था। दिन का जो तापमान 12 डिग्री आ गया था, वैसे नहीं है। इवन फरवरी 2 में भी 14 डिग्री आ गया था, अभी आ गया था। लेकिन विंड रहेगा 3 दिन। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल रहा है उसके पीछे पीछे स्ट्रांग विंड रहेगा, तो थोड़ा दिन का थोड़ा ठंड लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कोल्ड वेव या कोल्ड डे। ठीक है सर, हरियाणा पंजाब की अगर बात करें और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अभी खत्म है। उत्तर प्रदेश में आज थोड़ा वेदर रहेगा, आज नाइट को उत्तर प्रदेश भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा वेदर रहेगा 7 दिन। 17 तारीख को फिर बारिश होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पाटली उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, आइसोलेटेड लाइट। आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने की संभावनाएं हैं? 7 दिन जो है कोई ठंड नहीं ज़्यादा है, ना दिन में ज़्यादा तापमान का कम होगा, सूरज दिखाई देगा, और जो बारिश है आगे नहीं है। 17 तारीख में थोड़ा लाइट रेन होगा। ठीक है, दिल्ली में भी लाइट रेन होगा। तो बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि 17 तारीख को थोड़ी जो बारिश है वो देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता चला जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, गाजियाबाद पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो काफी समय से चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दिल्ली से सटे जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब लगातार क्षेत्र में हो रही चोरी की घटना का खुलासा हुआ। दरअसल बीते 2 माह पहले थाना लोनी क्षेत्र के DLF इलाके में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल, LED टीवी, इन्वर्टर, बैटरी चुरा लिए थे, जिसके बाद लगातार लोनी पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जिनको दिल्ली से लोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा किया है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं और क्या क्या बरामद हुआ? करीब 1 माह पूर्व थाना लोनी पे DLF क्षेत्र के दुकान में चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस क्रम में टीम का गठन करके निरीक्षक और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में वो टीम लगी हुई थी इस पर काफ़ी दिनों से। इस क्रम में आज उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में काफ़ी माल भी बरामद हुआ है, जिसमें 2 LED है, बैटरी है, इन्वर्टर है, 24 मोबाइल है और उनके पास से नाजायज़ असलहे भी बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त का नाम सलीम उर्फ राजू है और दूसरे का सुरेश पुत्र राम अयोध्या महतो। ये दोनों दिल्ली क्षेत्र के रहने वाले हैं।
पूर्व में भी इन पर चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं। अभी पूछताछ की जा रही है और काफ़ी चोरियों के खुलासा होने की संभावना। कितने लोग हैं सर इसमें शामिल? इसमें 2 अभियुक्त हैं। बता दें कि इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस को यकीन है कि ऐसे और मामले सुलझ सकते हैं। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।